The only real mistake is the one from which we learn nothing. Hello everyone, I am Rahul Kushral. Welcome back to Drishti CUET YouTube channel, and today this is the second part, from which first part we have covered first 20 questions, that is the MCQs. हमने पहले 20 क्वेश्चन यानी कि MCQs कवर कर लिए हैं. आज हम करेंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है. राइट, आई विल हेल्प यू, आई विल शो यू हाउ टू प्रेजेंट द आंसर. ठीक है, एक आंसर मैं भी लिख दूंगा आपके लिए. ठीक है, बाकी वी विल डिस्कस द पेपर, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर एंड हाउ यू शुड राइट द पेपर. Anyways, all right then guys, so let us start the class without any further delay. So as I was saying that first 20 questions are already done. Please watch the part 1 for that. Now this is the part 2. We are going to start from question number 21st. All right, so here we are. Okay, so first 20 are done. So I hope the question is visible to you. Yes guys. Okay, so 21st. Now the question says explain the following functions of stock exchange. So they have given the functions. Firstly, yes, we should know what are the functions of stock exchange. They have given the stock exchange function. They are asking you to write about it. इन्होंने बता दिया है कि ये functions को आप explain करो. Right or wrong? Okay, so this says explain the following functions. First, providing liquidity and marketability to existing securities. Now what is that? Now we already know liquidity का मतलब हमने accountancy में भी पढ़ा है, which can easily be sold, right, and converted into cash, right? So investors, एक main line आपको यहाँ लिखनी थी, investors can sell their securities easily. जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटीज को इजीली सोल्ड कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज लिक्विड. यस और नो? ओके, सेकंड. नाउ सेकंड सेज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. अब मुझे बताओ, जो आपकी प्राइसिंग है वो कौन कराता है सिक्योरिटीज की? सो इंश्योरिंग दैट, तो कौन इंश्योर करता है? स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स दैट द वैल्यू of your securities is determined by the market forces, right? तो यहाँ पे मेन वर्ड आपको क्या लिखना था? Price of securities are determined by the market forces. And what are your market forces, guys? हमें पता है, supply and demand, right? तो यहाँ पे आपको मेन लाइन ये लिखनी ही थी, right? So they are one marker each, तो सब में आपको एटलीस्ट वन लाइन लिख के आनी थी, मेन लाइन. ओके, नाउ थर्ड सेज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. नाउ वी नो स्टॉक एक्सचेंज में सेफ्टी कौन करता है रेगुलेट? सेबी करता है. तो आप लिखोगे ट्रेडिंग इज रेगुलेटेड बाय सेबी. सो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन इज रेगुलेटेड बाय सेबी. यस और नो? बिकॉज सेबी इंश्योर्स fair practices, ensuring fair practices. तो सेबी इंश्योर करता है कि सब फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, राइट? सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट. अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन थे, आप देख सकते हो. सेकंड वाला तो और भी ज्यादा इजी है. नाउ सेकंड क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एनी 3 पॉइंट्स. ओके, नाउ लेट मी शो यू हाउ दी बोर्ड चेकर, जो आपका पेपर चेक करता है, कैसे दिखता है डिफरेंस वाले क्वेश्चन में, हाउ वी शुड प्रोसीड. ओके, सो लेट अस डिस्कस दैट. So just give me a second, let me show you. Okay, so we have to see the difference between primary and secondary market. Okay, now see, this is your sheet. ऐसी होती है हमारी sheet. Okay, now what you are gonna do, see. So firstly हम टेबल बनाते हैं, राइट? तो in the first thing that they will notice is कि क्या आपने basis of differences लिखे हैं या नहीं. सर व्हाट इज दैट? हमें बेसिस लिख के आने के, किस बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट करते हो. तो फर्स्ट स्टेप इज, आपको याद रखना है कि व्हेनेवर यू आर डिफरेंशिएटिंग, जब आप
डिफरेंस लिख रहे हो किसी दो चीजों के बीच में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो पेपर चेकर देखता है आपने बेसिस लिखा है या नहीं लिखा है. सो बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड यू कैन सी हियर वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सो हम उसी को देखेंगे. ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्राइमरी market. Here we will write secondary market. Okay, now अब basis में, right, अब you will use a blue pen obviously, right. तो now first basis. Now basis में पहला basis क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो मीनिंग लिख सकते हो, राइट. फिर आप प्राइस डिटर्मिनेशन लिख सकते हो, फिर आप एग्जांपल लिख सकते हो. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लिख सकते हैं. तो प्लीज पहले टेबल बना लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे ये अटेम्प्ट करना है. ठीक है, ओके गाइस. सो वी कैन इजीली से प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे नई मार्केट, नए हमारी सिक्योरिटीज इश्यू होती है पहली बार. तो नई सिक्योरिटी है तो पहली बार ही इश्यू होगी. तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है मार्केट में, तो वो आता है प्राइमरी मार्केट में. नाउ जिसके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जब उस चीज की ट्रेडिंग होती है, दैट इज द ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. नाउ दैट इज डन इन द सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी मतलब पहली बार. ठीक है, तो मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड. यू कैन राइट हियर मीनिंग. Market where new securities are issued, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इट इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आपकी मेन लाइन है. यहां पे आपको लिखना है विच डील्स इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. Yes or no? Any doubt here? Right? Now what about the price of these securities? So if we take the second point as pricing, so we know in secondary market once you have listed, then who will determine the price? कितना change होता है ना, बोलते हैं स्टॉक गिर गया, स्टॉक बढ़ गया, ये कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस. सो सेकेंडरी में we know that मार्केट फोर्सेस, यानी कि your demand and supply. Yes or no? बट फर्स्ट टाइम जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी खुद से डिसाइड करती है कि कितने में उन्हें इशू करना है अपना शेयर, राइट. सो फर्स्ट टाइम पे कंपनी विल डिसाइड. सो यू विल राइट इट कैन बी फिक्स्ड बाय द कंपनी. सो फिक्स्ड बाय कंपनी, राइट. एनी डाउट हियर गाइस? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ हमसे 3 पूछे थे, ठीक है. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? पहली बार इशू कर रहे हैं मतलब फ्रेश कैपिटल चाहिए कंपनी को. पहली बार आपने शेयर इशू करे क्योंकि आपको और कैपिटल चाहिए, आपको और पैसा चाहिए. तो आप यहां लिखोगे ऑब्जेक्टिव इज टू रेज फ्रेश कैपिटल, टू रेज फ्रेश कैपिटल. ठीक है. नाउ सेकेंडरी मार्केट का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आप बोल सकते हो यहाँ पे टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स. ठीक है, एग्जिस्टिंग में ही आप बाय और सेल इजीली कर पाते हो, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने. तो टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर, राइट. नाउ आप एक दो और पॉइंट लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो, दैट इज ओके. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ द पेपर इज चेक्ड एंड व्हाट दे विल सी. नाउ फर्स्टली वो देखेंगे आपने टेबल बनाया नहीं, देन वो देखेंगे आपने बेसिस लिखा है नहीं. अगर बेसिस नहीं लिखा तो 1 मार्क्स तो ऐसे गया 3 में से, या आधा मार्क्स तो लिटरली गया. ठीक है. देन आपके पॉइंट्स की, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो कितने सही है या नहीं है, फिर वो चेक होगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी एंड यू हैव टू राइट द डिफरेंस टेबल. So please note it down or take a screenshot. मैं साइड हो जाता हूं, giving you 10 seconds. Done. तो आई होप ये भी हो गया है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा 21 हो गया, 22.
Radhika. Radhika started a business of supplying high class facial kits. भैया राधिका facial kit supply कर रही है to beauty parlors in various cities of the country. Initially the business was doing well and her products were popular. तो शुरू में उसके प्रोडक्ट पॉपुलर होने लगे और अच्छा काम कर रही थी राधिका. Despite the high quality of the products, Radhika faced difficulties in certain parlors, especially in Kagpur city. I don't know what is this city, but है. Where her products failed to gain a strong market presence. But इसने कहीं पार्लर्स में difficulties कुछ रीजन में फेस करी. ठीक है. To understand the cause, she appointed a qualified marketing manager. तो इस चीज को समझने के लिए उसने एक मार्केटिंग मैनेजर को अपॉइंट करा. The marketing manager discovered that there was no proper exchange of facts, ideas and views, etc. between the in charge of Kagpur city and the employees at different parlors at Kagpur. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? Proper exchange of facts, proper exchange of ideas between her company and Kagpur city वाला ब्रांच नहीं हो पा रहा है. प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पा रही. Yes or no? Vicky, who was the in charge and responsible for overseeing all parlors in Kagpur, तो विक्की को वहां के इंचार्ज मिला था, was unable to effectively foster a common understanding of the product among the employees. As a result, the employees did not grasp the key benefits and features of the high-class facial kits. In turn, the employees were not able to convince potential clients about the product's value. तो अब क्या हुआ? Employees को की बेनिफिट समझ नहीं आए, ठीक है, हाई फेशियल किट्स के, और उस वजह से एम्प्लॉयज भी थे, वो पोटेंशियल लोगों को भी सामान नहीं बेच पाए. ठीक है, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई. तो कागपुर सिटी में प्रॉब्लम आई. अब ये पूछता है क्वेश्चन आपसे, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव केस. तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? ठीक है, अब एक बार सेकंड भी पढ़ लो मेरे कहने पे. द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस हैविंग वेरियस एलिमेंट्स. स्टेट द फर्स्ट एलिमेंट्स. ठीक है, ये भी एक हिंट ही है आपके लिए, बट ठीक है. अब आपने ये वाली लाइन देखो, नो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज. सो व्हेन देयर इज अ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, तो वी से दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव. कम्युनिकेशन अच्छी हुई, बट क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियर थी? नहीं थी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच कॉन्सेप्ट? वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन. ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस केस स्टडी. ठीक है, कम्युनिकेशन वॉज लैकिंग, उसी बारे में बात हो रही है. नाउ वी नो, इसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, 6 होते हैं, बट हमें पहले 5 लिखने हैं. राइट, तो कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले जो भैया सेंड करेंगे वो हो गया आपका सेंडर. ठीक है, तो पहले क्या आता है? सेंडर. फिर भैया जी क्या सेंड कर रहे हैं, यानी कि मैसेज, तो सेंडर का मैसेज. फिर इस मैसेज को हम एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, वो है हमारी कोडिंग. दैट इज, यू कैन ऑल्सो से एनकोडिंग. सो सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, देन योर मीडिया और चैनल कि किस मोड से आप भेज रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो. ठीक है, तो दैट इज योर चैनल और मीडियम. एंड फाइनली ये रिसीव हो जाएगा रिसीवर के पास. सो फर्स्ट 5 हमारे ये हैं और हमें इसको एक्सप्लेन करना है ऑर्डर वाइज. ठीक है, एंड अगर आपसे सारे पूछता तो लास्ट में फीडबैक भी होता है, सबको पता होगा. राइट, वेरी गुड. नाउ तो द आंसर इज कम्युनिकेशन एंड उसके फर्स्ट 5 एलिमेंट सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया एंड रिसीविंग. ठीक है, नाउ सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड व्हाट इज द मैसेज? इंफॉर्मेशन क्या है उस मैसेज की, वो है. एनकोडिंग क्या है? कन्वर्टिंग मैसेजेस, ठीक है, इनटू योर कोड्स, इनटू सिंबल्स. नाउ देन चैनल, दैट इज, और द medium used to transmit that message, and receiver is the person who receives that message. जिसके पास वो मैसेज आया है वो रिसीवर है. ठीक है, so that is your answer for the question number 22. I hope this is clear. Please take a screenshot if you want to. Right, please do it. इसके बाद we are going to discuss 23. ठीक है, next question. Give the meaning of capital market, difference between capital and money market on the basis of. Now, in that question,
प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट, हमें बेसिस नहीं दिए थे, हमें अपने हिसाब से 3 पॉइंट लिखने थे। यहाँ पे दे हैव गिवन द बेसिस, तो आपको इसी बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहले क्या पूछा है, कैपिटल मार्केट, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैपिटल मार्केट, एवरीबॉडी नो, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील होती है, यस और नो। बट डिफरेंस क्या होगा दोनों में, पर हमें तो वो जानना ही नहीं, हमें तो इसके बेसिस पे डिफरेंस जानना है, पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से और इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से। तो पार्टिसिपेंट्स इन, फर्स्टली योर, इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल मार्केट and then you talk about the money market. तो कैपिटल में आपके कौन कौन होते हैं पार्टिसिपेंट, आपका इंडिविजुअल हो गया, आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, यस और नो। सो इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, 2 आईज, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में आपको कैपिटल मार्केट में रिमेंबर 2 आईज होते हैं, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मनी मार्केट में कौन होता है, आरबीआई होती है, आरबीआई होती है, बैंक्स होते हैं, आरबीआई, बैंक्स, ठीक है। तो दो दो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला, यानी कि पार्टिसिपेंट, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमें पता है कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। कौन से, शेयर्स, डिबेंचर्स, यस और नो। मनी मार्केट में आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं या आप ऐसे लिखोगे नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पेपर इज चेक्ड। पहले राइट द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, देन मेक द टेबल, राइट। तो इसलिए 3 मार्क का है, 1 मार्क फॉर द डेफिनेशन एंड 2 मार्क्स फॉर द डिफरेंशिएशन, समझ गए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, done. Now state any 3 regulatory functions of the SEBI, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमने पढ़े थे 3 टाइप के अलग अलग फंक्शंस पढ़े थे, तो उसमें से आपको एग्जैक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी जो भी आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको वही लिख के आने, समझ गए। फॉर एग्जांपल रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, एक पॉइंट ये लिख सकते हो। प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स, ठीक है। प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट ट्रेड, राइट, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जितने भी आपके रेगुलेटरी फंक्शंस में आएंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ केस स्टडी नहीं है जो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूं, तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो 23 का बी, ठीक है, राइट एग्जैक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। नेक्स्ट 24th, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, केस स्टडी है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अमन, a young graduate was living away from home in another city। तो अमन भाई दूसरे सिटी में रह रहा है, ठीक है, अपने घर पे नहीं रह रहा। He had problems in cooking and heating food। भैया जब हम अलग रहते हैं मम्मी से तब समझ आती है वैल्यू कि खुद से नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, खाना नहीं बन पा रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है। He decided to purchase a microwave oven for the same। तो उसने सोचा ठीक है खाना गर्म करना है, माइक्रोवेव खरीदते हैं। He went to the market, visited many shops and compared various microwave oven brands available in the market। वो मार्केट गया, उसने रिसर्च करी, कंपैरिजन करा, which is a good thing। He compared features, price, after sales service, customer reviews to make an informed choice। तो उसने informed choice ली है। After selecting the oven, he checked that it should have an ISI mark। तो कितना responsible consumer है ना, हर चीज चेक कर रहा है। This gave him confidence about the safety standard and quality of the oven। After reaching home, he followed the manufacturer's instruction for safe installation and use of microwave oven। This helped in avoiding any risk associated with the usage of microwave oven। Now, by doing all this, Aman kept in mind various responsibilities while purchasing and using the microwave oven। Still, he left some of the responsibilities that were not fulfilled by him। तो यार सर ये तो कितना अच्छा कस्टमर है, इसने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, ठीक है,
फुलफिल, बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तब भी कुछ रह गया है, तो क्या क्या रह गया है, ठीक है। नाउ मुझे पहले बताओ, क्या कहीं पे भी लिखा है दैट ही इज आस्किंग फॉर एन इनवॉइस और द रिसीप्ट ऑफ द बिल? बोलते हैं ना बिल दो भैया, कहीं कहीं उसने बात करी है माइक्रोवेव ओवन खरीदते वक्त कि उसे बिल चाहिए, इनवॉइस चाहिए? मुझे तो नहीं दिख रहा, देखो। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज दैट ही मिस्ड वाज आस्किंग फॉर इनवॉइस और बिल, आस्किंग फॉर इनवॉइस, ठीक है। और क्या लगता है आपको सेकंड क्या बोल सकते हो आप, और क्या मिस कर दिया? दूसरा, इको फ्रेंडलीनेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी चेक करना कि क्या सोसाइटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है प्रोडक्ट, आप ये भी बोल सकते हो। सेकंड, दिस वाज योर हॉट्स क्वेश्चन, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आपको खुद सोचना था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा फुलफिल वो कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो, इको फ्रेंडलीनेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या नहीं, इको फ्रेंडलीनेस ऑफ द प्रोडक्ट, यस और नो? ओके, 3 बतानी है। क्या उसने पूछा कि वंस आई हैव बॉट दिस प्रोडक्ट, कितनी वारंटी है भैया, कितनी गारंटी है, क्या आफ्टर सेल सर्विस है? आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी नहीं पूछा। सो द थर्ड ही मिस्ड वाज आस्किंग फॉर आफ्टर सेल सर्विस, राइट? अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम 2025 पेपर, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर आंसर, you can note it down, giving you 10 seconds to take a screenshot or pause the video or note it down. Done? Okay. Next, 25. Explain the following principles of management by Fayol. Now, first is division of work. पहले हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, तो हमें अच्छे से पता है। अब प्रिंसिपल वाला आप कैसे लिखोगे आंसर? 4 मार्क का, इट मींस 2 मार्क्स ईच, राइट? सो 25th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सो आंसर 25. So first you will write first and then you will write division of work. Then you will start explaining that work should be divided into small tasks and each task should be performed by a specialist. ठीक है, आपने वर्क डिवाइड करा छोटे छोटे टास्क में, और हर टास्क एक स्पेशलिस्ट बंदा करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। So this is what you have to write in this. Okay, so divide work, dividing work into smaller task or small task, and each task must be given to a specialist. Each task given to a specialist, एक लाइन और ऐड कर लेना, to improve the efficiency and effectiveness of the organization. So this is what you have to write in the division of work. Second is the authority and responsibility. Now this is very easy. Now authority means right to, ये नहीं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। Authority is the right to give orders and obtain obedience, की आपके पास अथॉरिटी है, आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो और ओबीडियंस सीख कर सकते हो कि वो आपकी बात माने। Responsibility is corollary to the authority. What does that mean? That with authority comes responsibility as well. So there should be a balance between both authority given and the responsibility given. जितनी अथॉरिटी है उसके साथ बैलेंसिंग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए. So that is what you have to write in the question number 25. That is the authority and responsibility. So 25A is also done. क्या तो आपको A करना था, आपको B करना था, और है. अब सेकंड में क्या बोला? नाउ आई नो मेजरली स्टूडेंट्स ने पहला ही किया होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बट स्टिल हमें तो सारा डिस्कस करना है.
Second option was explain the following points of significance of principle of management. Now again उन्होंने points दिए हुए हैं, आपको इसको समझाना है कि what do you mean by this point, इस significance का मतलब क्या है. Providing managers with useful insights into reality, right? So this means managers are held by the principle to apply them in real life situations. Real life situations में apply करने के लिए ये help करती है. That is what is being shown from this example, right? फिर आप कोई example दे सकते हो, ठीक है, इस लाइन से ये हमें show हुआ, ठीक है, आप कोई भी example बना सकते हो. Second, optimum utilization of resources and effective administration. So if we are using the principles, right? For example, harmony not discord, for example, order, equity, तो इससे क्या होता है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसे. Yes or no? So this is how that works. So that is how everything works. So which leads to optimum utilization of resources. All right. So this is your 25th B part. Okay. So 25 questions हो गए हैं. Now let us move to the 26th. Explain the following features of coordination again. यहाँ पे भी आपको exact NCERT की lines दी हुई है, आपको बस explain करना है, ठीक है. Now पहला बोल रहा है कि integrates group effort, right? So it means aligning all the activities to the common goal of the organization. Yes or no? So aligning all activities towards common goal. तो common goal की तरफ सारी activities align कर देना is your coordination integrates group effort. Second है, it is the responsibility of all managers. इसका मतलब कि जो coordination है, it is not only done by the top management, it is done by all the levels of the management. Top level will coordinate with the middle will coordinate with both top and lower will coordinate with the workers, right? Workers will coordinate with each other, with their supervisor. So this is how coordination is required at all the levels of the management. ठीक है. बी पार्ट एक्स, ये भी आपका ऑप्शनल था, या तो ये सॉल्व या ये सॉल्व. नाउ अगेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन करने हैं. फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट? सो एवरी एक्टिविटी ऑफ द मैनेजर एंड एवरी एक्टिविटी इज अलाइंड टुवर्ड अचीविंग द गोल, द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट? सो एवरी मैनेजरियल एक्टिविटी इज अलाइंड and tries to achieve the common organizational goal. ये आपको यहाँ पे लिखना है. Second, continuous process. Management functions keeps on repeating, right? पहले planning होगी, फिर organizing होगी, फिर staffing होगी, फिर directing होगी, फिर controlling होगी, and they are continuous. Each functions continuously operate. Okay, सब कुछ हर बार चलता रहता है. It is like a cycle which keeps on, जैसे हम पेडल लगाते हैं रोटेट करता है, ऐसे ही ये भी चलता रहता है, ठीक है. इट इज अ साइकिल व्हिच कीप्स ऑन बीइंग फॉलोड, राइट? सो दिस इज योर 26th बी पार्ट. ओके, नाउ 27th. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, ठीक है, इसको भी आराम से पढ़ेंगे ताकि समझ आ पाए, ठीक है. निशा हैड गिवन सम ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर टू हर हाउस हेल्पर Binu. After a few days, Nisha was happily surprised when she saw Binu wearing one of the dresses beautifully refurbished. Right? Now हुआ क्या? निशा ने अपनी पुरानी ड्रेस अपनी मेड को, हाउस हेल्प को दी, बीना को. बीना की बेटी जो है, देख सकते हो, निशा was happily surprised when she saw, sorry, बीनू ही, ठीक है, निशा ने बीनू को दिया. उसने थोड़े दिन बाद देखा बीनू ने वही ड्रेस पहनी हुई है बट रिफर्बिश्ड. रिफर्बिश्ड का मतलब होता है जब उसमें चेंजेस हुए हो. फॉर एग्जाम्पल आप रिफर्बिश्ड फोन खरीदते हो तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकता, जो फोन खरीदता है पुराने और आगे बेचता है उसको. तो उसने अगर 3000 में खरीदा किसी से पुराना फोन सेकेंड हैंड, तो उसमें वो चेंजेस करेगा और आपको 5 में बेचेगा. उसने 1000 लगाए तो 1000 उसने कमाए. तो रिफर्बिश्ड फोन है जिसमें चेंजेस हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक हुआ वो फोन. तो इन द सेम वे उसकी हाउस हेल्पर ने खुद से चेंज करे, उस कपड़े में चेंजेस करे
और वो पहन के आई, वो ब्यूटीफुल लग रही थी। ऑन इंक्वायरी बीनू टोल्ड निशा दैट दिस वाज डन बाय हर डॉटर। तो बीनू ने बताया कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरी बेटी ने किया है, हु हैड जस्ट कंप्लीटेड हर क्लास 12 स्टडीज, जिसकी अभी 12th क्लास खत्म हुई है। बीनू also told Nisha that she was a little concerned about her daughter did not want to study further. बीनू ने बोला, मेम साहब मेरी बेटी बोल रही है उसको आगे पढ़ाई नहीं करनी, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं और कंसर्न हूं। निशा वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द क्रिएटिविटी ऑफ बीनूज डॉटर, बट निशा ने बोला यार आप क्रिएटिविटी देखो अपनी बेटी की, कितना अच्छा उसने मेरे पुराने कपड़े को कितना अच्छा रिफर्बिश किया। सो शी डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस फॉर हर। निशा ने बोला एक काम करते हैं, स्मॉल बिजनेस बनाते हैं इसी चीज का। निशा बॉट 15 स्विंग मशीन्स एंड अपॉइंटेड 15 गर्ल्स टू रिफर्बिश द ओल्ड ड्रेसेस। तो आप देख रहे हो एक सिचुएशन से निशा को आइडिया आ गया कि चलो यार डिस्कस करते हैं, 15 स्विंग मशीन खरीदती हूँ, 15 लड़कियों को हायर करूंगी टू रिफर्बिश ओल्ड ड्रेसेस। Nisha also arranged old dresses from various sources and employed a person who will sell these dresses at a very low cost for the ones who could not purchase new dresses due to their low income. तो बहुत लोग होते हैं जो इनको शौक होता है अच्छे कपड़े पहनने का, बट उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत अच्छे कपड़े खरीद पाए, तो उनको ये लोग टारगेट करेंगे कि हमने पुराने कपड़े को लेकर नया बना दिया। निशा डिवाइडेड द गर्ल्स इन 3 इक्वल ग्रुप्स ईच हैविंग 5 स्विंग मशीन्स। ठीक है, 3 ग्रुप्स बने हैं। Each group was given a target of refurbishing 150 old dresses in a fortnight with a cost of ₹30 per dress. तो सबको बोला गया कि आपको एक रात में 150 ओल्ड ड्रेसेस को रिफर्बिश करना है और एक ड्रेस के लिए आपको 30 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करने। ठीक है, तो आफ्टर अ फोर्टनाइट निशा वाज सुपरवाइजिंग दिस बिजनेस विद बीनू वाज इन्फॉर्म्ड दैट ग्रुप 1 वाज एबल टू मीट द टारगेट बाय रिफर्बिशिंग 150 ओल्ड ड्रेसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 30 per dress. तो ये बोल रहे हैं कि ग्रुप 1 ने तो टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, 150 ड्रेसेस भी कर ली हैं और 30 रुपीज में ही करी है एक ड्रेस। ग्रुप 2 वाज एबल टू रिफर्बिश 150 एट अ कॉस्ट ऑफ 35। जो ग्रुप 2 है उसने भी अचीव कर लिया बट थोड़े महंगे रेट पर, उनको एक ड्रेस के लिए 35 की कॉस्ट आई। एंड ग्रुप 3 सिर्फ 140 ही कर पाई ड्रेसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 27। उन्होंने कॉस्ट कम लगाई बट टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो कुछ समझ आ रहा है, टाइम पे काम पूरा करना, कम कॉस्ट पे करना, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन लग रहा है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव फॉर ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स। तो तीनों ग्रुप्स का बताना है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो मैंने आपको बताया था, मेरी डिफरेंस वाली वीडियो भी देख सकते हो, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। जब आप काम पूरा कर लेते हो, डज नॉट मैटर कितना पैसा लगा, बस आप काम पूरा कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर इफेक्टिव। आपने काम पूरा कर दिया, चाहे कितना भी पैसा लगाया, कितना भी वेस्टेज करी, डज नॉट मैटर, बस काम पूरा करा है तो आप इफेक्टिव हो। अगर आपने काम करते वक्त कॉस्ट कम लगाई है, ठीक है, आपने पैसे बचाए हैं, रिसोर्सेज बचाए हैं, तब आप एफिशिएंट हो। अगर आपने दोनों फुलफिल किया तो आप इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। राइट, तो ग्रुप 1 दोनों था। सर कैसे? क्योंकि ग्रुप 1 ने, देखो, ग्रुप 1 ने दोनों चीजें पूरी कर ली थी उतनी सी प्राइस में, तो ग्रुप 1 वाज बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यस और नो? यस और नो? बट आप सिर्फ इफेक्टिव भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि जो थर्ड ग्रुप है वो ज्यादा पैसे बचा रहा है, तो ज्यादा एफिशिएंट वो हो गया। यस और नो? तो आप बोल सकते हो फर्स्ट ग्रुप ने सारी ड्रेसेस कंप्लीट कर दी, बट आप उसने कॉस्ट पे भी करी है तो हम एफिशिएंट भी बोलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लगाई ना, जितना टारगेट मिला था अचीव करा है, तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सेकेंड ग्रुप कहता है 150 ड्रेसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 35। इसका मतलब काम तो पूरा कर दिया है, इफेक्टिव तो है, इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट, बिकॉज उन्होंने पैसे ज्यादा लगाए। थर्ड ग्रुप काम भी नहीं किया पर पैसे कम लगाए। अब ये कौन है? एफिशिएंट क्योंकि पैसे कम यूज करे, बट नॉट इफेक्टिव क्योंकि काम पूरा नहीं किया। पैसे बचाए तो एफिशिएंट तो हो गए, पर काम पूरा नहीं किया
तो इफेक्टिव नहीं है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। आप लाइन को कोट करके फिर आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मेन चीज आपको ऐसे लिख के आना है, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन, गिविंग यू 15 सेकेंड्स। Okay, done. Now, second part of the questions ask, 1 second. Yeah, second part ask, give meaning of the concept identify. तो effectiveness को explain कर दो, efficiency को भी explain कर दो. That effectiveness means doing the task on time no matter the resources used. Efficiency means that when you are doing the job, you are saving the resources or minimizing the cost. ठीक है. Then they are asking which one is important for management and why. क्या दोनों में से एक ही इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना भी पैसा लगाओ बस काम करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या पैसा बचाओ ये इंपॉर्टेंट है, या दोनों इंपॉर्टेंट है? सो यस, बोथ आर इंपॉर्टेंट, सो यू विल राइट बोथ आर इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट जस्ट पिक वन, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27. नाउ लेट अस मूव टू अनदर केस स्टडी 28. रेडी गाइस? ओके, सो अब हम 28 डिस्कस करते हैं। प्राची इज वर्किंग, अब प्राची जी आ गई हैं, वो एक अकेडमिक काउंसलर है फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा काम है, एट वन ऑफ द टॉप स्कूल टू प्रोवाइड स्पेशल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू दी स्टूडेंट्स। तो वो हायर हुई है बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। शी क्लियरली स्टेट्स इन एडवांस द मेथड ऑफ टीचिंग एंड टैकलिंग द स्टूडेंट्स, कि वो कैसे पढ़ाएगी उन्हें और कैसे टैकल करेगी बच्चों को। शी इंश्योर्स दैट द गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड फॉर ईच एंड एवरी टीचर, सबके लिए गोल स्टेटेड होने चाहिए, एंड दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। सब कुछ सॉर्टेड है। हर वेल लेड प्लान्स विल सर्व एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ टीचर्स टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू दीज स्टूडेंट्स. It helps the teachers in bringing clarity of thought and action to their work. Identify and explain 2 points of importance of planning functions highlighted in the above para. So they are already telling you कि planning की बात हो रही है, हम देख सकते हैं वो चीज, तो सब कुछ सॉर्ट करके पहले से रख रही है। Thinking in advance, what is to be done and how it is to be done is planning. You know, हमें planning तो हो रही है भाई, बढ़िया, बट ये बोल रहा है कि कौन से 2 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शंस बता रहा है। तो पहली चीज, goals are clearly stated, so that is planning provides डायरेक्शन। अगर गोल क्लियरली स्टेटेड है तो इट मींस प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कैसे हमें चीजें करनी है। तो ये भी हो रहा है यहाँ पे प्रूफ। तो पहली इंपॉर्टेंस तो मिल गई, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यस और नो। सेकंड, नाउ आप देख सकते हो यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, ये भी पढ़ा था हमने, प्लानिंग फैसिलिटेट्स coordination. So this is also very important. So these are the 2 importance which are highlighted in the question number 28 about Prachi during her planning function. So please note it down. Then we will discuss question number 29. Ready? Okay then, 29th. Going to gym and following a protein diet has become a popular trend. भैया जिम जाना है, प्रोटीन खाना है, बॉडी बनाना है, ये तो बन चुका है ट्रेंड। However, with the busy work culture, many people, especially the youth, struggle to find time for weight loss. भैया जमाना ऐसा है कि सब कह रहे हैं, बच्चे भी, यंग पीपल, टाइम वाइम नहीं है वर्कआउट करने का, कुछ उपाय बताइए, ठीक है। Anika was working in a multinational company, wanted to join a gym for weight loss but could not find time. अब अनिका को भी टाइम नहीं मिल रहा है। There is no good gym near her house. उसके घर के पास कोई जिम भी नहीं है, अच्छा भाई जिम खुलवाओ। One day Anika was walking out of the office during lunch time and saw an attractive poster of a gym which was near her house. एक बार वो ऑफिस से घर जा रही थी तो उसने देखा कि यार घर के पास ही है तो जिम, कौन सा जिम है ये, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। उसने एक एड देखा है ना पोस्टर में, अनिका वॉज अट्रैक्टिव पोस्टर देखा। Anika was curious to inquire about their weight loss program. Next day, when she went to the gym, she was surprised to know about various schemes offered by the gym. तो उन्होंने schemes भी दी है। क्या scheme है? They were not only offering 50% discount, 50% discount तो दे रहे हैं,
but were also providing free coach facility and free protein diet. भाई क्या चल रहा है, मुझे भी जाना है इस जिम में, क्या सब कुछ ही फ्री है भाई. बट दीज ऑफर्स वर वैलिड ओनली फॉर 10 days. ओहो अब समझा मैं. बट ऑफर सिर्फ 10 दिन तक वैलिड है, तो आपको 10 days के अंदर सब्सक्रिप्शन लेनी होगी. बट अट्रैक्टेड बाय दिस स्कीम्स अनिका इमीडिएटली सबमिटेड द फीस एंड जॉइंड द जिम. अनिका ने कहा सब सही है, 10 दिन मैं वेट नहीं कर सकती, चलो खरीद रही हूँ मैं आपका सब्सक्रिप्शन, बताओ कितनी फीस है. तो उसने पे कर दिया, वो जिम जा रही है. ठीक है, ओके, हमने स्टोरी समझ ली. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट 4 P's. तो यहाँ पे कौन से पी की बात हो रही है? प्राइस की नहीं, प्रोडक्ट की मे बी, प्राइस की या प्रमोशन की. सबसे ज्यादा यहाँ प्रमोशन की बात हो रही है क्योंकि उसने जाके एड देखा था, एड के थ्रू वो आई है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन. समझ गए ये बात? तो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आइडेंटिफाइड इन द above includes various tools of communication. Identify and explain the tools highlighted in the above part. Now this was 4 marks. 1 marks फर्स्ट पार्ट का है, 3 marks नेक्स्ट पार्ट के हैं. मतलब 3 टूल्स तो यूज हो रहे हैं या नहीं? क्या बता सकते हो आप? पहला देखो, फर्स्ट यूज हो रहा है हमारा एडवर्टाइजमेंट. कैसे सर? तो आप ये वाली लाइन कोट कर देना, saw an attractive poster of a gym. So पोस्टर लगाना, इसका मतलब आपके प्रमोशन मिक्स में पहले हमारे 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रमोशन में ही 4 और एलिमेंट्स होते हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं. तो प्रमोशन में पहला एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ठीक है, सेकंड, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो जब हम डिस्काउंट देते हैं वी टॉक अबाउट सेल्स प्रमोशन, ताकि हमारी सेल्स प्रमोट हो, लोग खरीदे, चलो डिस्काउंट देते हैं. तो 50% डिस्काउंट कोट करना और बोलना दिस इज टॉकिंग अबाउट दी सेल्स प्रमोशन. ठीक है, थर्ड, पर्सनल सेलिंग. अब मुझे बताओ पर्सनल सेलिंग कैसे होती है? देखो, जब वो जिम में गई तो उसको किसी ने पर्सनली बताया होगा ना कि आपको फ्री कोच फैसिलिटी मिलेगी, आपको फ्री प्रोटीन मिलेगा. तो आप वहां जिम गए, जिम में किसी से बात करी, उसने आपको पर्सनली सेल करी, ये चीजें पर्सनली बताई गई. सो दैट इज अगेन वन लाइन. सो दिस वाज हिडन. बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी, अब मुझे पता है ये क्लियर हो गया होगा. सो अ वेरी गुड केस स्टडी दिस वाज. ओके, सो दिस वाज इट फॉर द 29th क्वेश्चन. प्लीज नोट इट डाउन. एक सेकेंड, लेट मी जूम आउट ताकि आप देख पाओ. ठीक है, पूरा क्वेश्चन, आपको सिर्फ आंसर चाहिए. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर. प्लीज नोट इट डाउन. Okay, next. Question number 30. The demand for the takeaway food business is increasingly day by day. Takeaway business बहुत ज़्यादा चल रहा है. People working in MNCs have to work till night very often and they are reluctant to cook food. जो लोग नाइट शिफ्ट में करते हैं उनको खुद बनाने का टाइम नहीं मिलता खाना, राइट? तो taking advantage of this opportunity, Amit and Bijoy started Langar, टेक अवे फूड बिजनेस. नाउ दिस लंगर इज नॉट जो हम गुरुद्वारा में जाके खाते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली फॉर द सोशल वेलफेयर, बट दिस उन्होंने लंगर नाम रखा है अपने उसका. ठीक है, द फूड बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन. और इन्होंने जो अपना लंगर बिजनेस शुरू करा वहां पे इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी रखी. ओवर द इयर्स द बिजनेस बिकेम वेरी प्रॉफिटेबल. दे डिसाइडेड टू एक्सपैंड द बिजनेस बाय ओपनिंग मोर ब्रांचेस. इन्होंने अलग अलग सिटीज में अपनी ब्रांचेस खोल दी. टू इंश्योर कंसिस्टेंट फूड क्वालिटी at all branches and to maintain the hygiene, they plan to import machines with advanced technology. इन्होंने डिसाइड किया कि हम ग्रो कर रहे हैं, चलो मशीन्स इंपोर्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी वाली. The cost of each machine was 12 crore. They knew that this decision has to be taken very carefully as it involves huge cost. तो वो बोल रहे हैं यार ये बहुत बड़ा डिसीजन है, हमें सोच के लेना होगा. डिसीजन की बात आ गई गाइस. आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फाइनेंशियल डिसीजन. तो जब हम पैसा लगाते हैं महंगी चीजों में तो कौन सा डिसीजन होता है वो? दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आप ये पैसा इन्वेस्ट करो या ना करो, राइट? देन दे आर आस्किंग एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग.
तो हमारी कैश फ्लो पोजीशन, कि हमारे पास कितना कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, इसको खरीदने से कितना रिस्क होगा हमें, तो ये दो फैक्टर लिख सकते हो आप, यस और नो, रिस्क एंड रिवॉर्ड. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30. नाउ 31st, ये आपको ओरली समझाऊंगा. ये तो बहुत ही ईजी है, आप लिटरली खुद से कर सकते हो. स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. नाउ हमें पता है पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग मतलब पहले आपका रिज्यूमे और सीवी चेक किया जाता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो. तो जो लोग उन्हें क्वालिफाइड नहीं लगते ऑर्गेनाइजेशन को, वो उनको पहले ही रिमूव कर देते हैं, इंटरव्यू और टेस्ट के लिए नहीं बुलाते. तो इसका मतलब वही होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले ही एलिमिनेट करना अननेसेसरी एप्लीकेशंस. ठीक है. सेकंड, सिलेक्शन टेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपके स्किल चेक करने के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन को एक बार रीअसेस करने के लिए टेस्ट लिया जाता है. थर्ड, फिर आपका इंटरव्यू होता है कि व्हाट इज योर पर्सनालिटी लाइक, हाउ डू यू बिहेव, राइट, व्हाट इज लाइक योर रिस्पॉन्सेज टू थिंग्स. एंड फोर्थ इज बैकग्राउंड चेक्स, कि जो आपने लिखा है कि आपने पिछली बार यहां से काम किया था, क्या सच में किया था या झूठ लिखा है, क्या आपकी डिग्री फेक तो नहीं है, तो सब कुछ चेक करना. ठीक है. तो आपको ये सब लिख के आना है. अदरवाइज आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो. स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जॉब इनरिचमेंट एंड योर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. स्टेटस मतलब एक डेजिग्नेशन दे देना कि यार मेरा स्टेटस है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ, ऐसी वैसी बात नहीं है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरा स्टेटस है. ठीक है. तो वो नॉन फाइनेंशियल है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है इस चीज का कि मेरी ये पोस्ट है. ठीक है. मेरे को स्टेटस दिया जा रहा है यार, मेरे को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी. सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, क्या लोग खुश रह रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट अच्छा है, सो दैट इज टॉक्ड हियर, वर्क कल्चर. थर्ड इज जॉब एनरिचमेंट, क्या मुझे बोरिंग जॉब मिल रही है, सिर्फ बस बैठ के काम करो, या मेरी जॉब में वैरायटी दी जा रही है मुझे कि अच्छा आप ये करो, अब आप ये सीखने को मिलेगा. सो वैरायटी इन योर जॉब. ठीक है, इज जॉब एनरिचमेंट. एंड फोर्थ इज द एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, उनको इन्वॉल्व कराना डिसीजन मेकिंग में. एम्प्लॉय की फीडबैक लेना, एम्प्लॉय से भी सजेशंस लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो आई होप दिस वाज इजी. 32, Asha was running a business for producing and selling pickles, murabbas and papad. Wow. She was earning a good profit for the last many years. Now she wanted to add some new products in her product line. Seeing the growing demand for millets, she decided to add some millet products. After doing a lot of market research, she found that the demand for millet, noodles, pasta and ready-to-eat cereals was increasing. Now millet होता है आपका ज्वार, बाजरा, रागी, तो आपका ये हेल्दी में माना जाता है. तो नूडल्स, पास्ता सब इसकी खरीदने लग गए हैं. वो ना जैसे आटा नूडल्स होता है, ऐसे मिलेट नूडल्स भी होते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं. टू गिव अ डिफरेंट टेस्ट एंड टू हैव यूनिकनेस, शी प्रिपेयर्ड अ न्यू टेस्टी हर्ब एंड सॉस. उसने एक नई हर्ब बनाई और एक नई सॉस बनाई. ठीक है. डिसाइडेड टू लॉन्च दिस अलॉन्ग विद मिलेट प्रोडक्ट्स. तो उसने बोला मैं सॉस भी लॉन्च करूंगी, हर्ब भी लॉन्च करूंगी. फॉर दिस आशा हायर्ड 10 एडिशनल वुमेन वर्कर्स स्पेशली ट्रेन्ड फॉर द सेम. उसने 10 वुमेन को हायर किया जो इसी चीज में ट्रेन थी. However, despite adding more workers, to her surprise, production was not up to the mark. तब भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ. अब concerned about this and to ensure that the activities were performed as per plans and the resources were being used effectively and efficiently, Asha appointed supervisor Nabita. अब आशा ने एक सुपरवाइजर अपॉइंट करी नबिता की, सब कुछ चेक करना है आपको. Nabita monitored the activities and discovered that 2 of the newly hired workers were spending their whole day gossiping and distracting. ओ भाई क्या चल रहा है. यहाँ पे पता चला, नबिता जब आई उसने देखा कि जो 10 लोग हायर करे थे ना, जो ट्रेन थे, उनमें से 2 की बातें चल रही है गॉसिपिंग. पता है पड़ोस में क्या हुआ, पता है वो ऐसे बोल रहे थे, मतलब इट इज लाइक दैट यार, गॉसिप चल रही है. एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन वाज लो, इसलिए प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं हो रहा है. आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव. कौन से फंक्शन की बात की जा रही है, तो फंक्शन बोला है, फंक्शंस नहीं बोला है, तो हमें एक ही बताना है. तो यहाँ पे जब उसने नबिता को हायर किया है, तो शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, दैट इज कंट्रोलिंग. ठीक है. तो यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात हो रही है. स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो आपको कंट्रोलिंग की 5 इंपॉर्टेंस बतानी है एग्जैक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. आई होप आप ये कर पाओगे. ठीक है. सो दिस वाज 32nd. 2 मोर क्वेश्चंस. 33, स्टेट एनी 3 एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको 3 एडवांटेज बतानी है और 3 लिमिटेशन बतानी है ऑफ फंक्शनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसकी एडवांटेज क्या होती है कि एक प्रॉपर चेन फॉलो होती है.
आप अकाउंटेबिलिटी फैला सकते हो कि यार आपको ये काम दिया गया था, आपने नहीं करा। एक डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। लिमिटेशन क्या होती है? इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल भी सोशल अवेयरनेस नहीं हो पाती, लोग सोशली एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, ठीक है। ह्यूमन नीड्स को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो। स्टेट एनी सिक्स्थ एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसको फंक्शंस के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है, इससे सारे फंक्शंस इफेक्टिवली आपस में बात कर पाते हैं। तो ये सब आपको लिखना होगा। So now finally let us move to the last question. Again a case study. Ravi and Megha. Ravi and Megha started Energy Lights, a company manufacturing energy efficient LED lighting after realizing an increasing demand for the same. क्या वो कर रहे हैं? LED lighting. Manufacturing high quality LED lights with some unique features required substantial investment in technology. पर ये चीज करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। This pushed up their cost. To determine the price of their LED lights, they not only wanted to cover all costs, but also wanted to earn a margin of profit. ये करने के लिए यार वो पैसा तो अपना वापस चाहते थे, थोड़ा मार्जिन भी कमाना चाहते थे। This will set for them the minimum level or the floor price at which the LED lights would be sold. The high demand and the utility provided by these lights will set the upper limit of the price. कितना ये इसकी यूटिलिटी होगी, कितना बेनिफिट होगा कस्टमर को, वही इसकी अपर लिमिट डिसाइड करेगी कि कितना प्राइस रखा जाए। दो देयर वाज इनफ कंपटीशन इन द एलईडी लाइट्स, इवन देन दे केप्ट द प्राइस फॉर देयर लाइट्स हायर देन द कॉम्पिटिटर्स। अब आप किसी नए उसमें आते हो मार्केट में जहां पे पहले से कंपटीशन है, तो आप प्राइस सस्ता रखते हो, बट इन्होंने तब भी हाई रखा। दे जस्टिफाइड द हायर प्राइस बिकॉज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड यूनिक मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये इन्होंने बोला कि हम इसलिए ज्यादा रख रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। Quoting from the above para, identify and explain any three factors which were taken into consideration by Ravi and Megha to determine the price. तो यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है बार बार, तो पूछ रहे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उन्होंने सोचा, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या सोचा? पहले उन्होंने देखा कि उनकी कितनी कॉस्ट आ रही है। What is the cost of their product? Yes or no? फर्स्ट फैक्टर उन्होंने देखा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, फ्लोर प्राइस कितना होगा, तो उन्होंने कॉस्ट को ध्यान रखा कि हमें कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। सेकंड उन्होंने देखा इसकी डिमांड एंड यूटिलिटी, कितनी डिमांड में है एलईडी लाइट्स और उसका बेनिफिट क्या है, वो हो गया आपका यूटिलिटी। तो ये हो गया आपका डिमांड एंड यूटिलिटी, ठीक है। एंड लास्ट इज योर प्रमोशन, कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और होगी, इसलिए हम ज्यादा प्राइस सेट करेंगे, वो ये भी नोटिस कर रहे हैं। So you can write these three factors they have considered, that is Ravi and Megha, while decided what should be their price, right? So guys, if you talk about this paper, according to me, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, राइट, अगर आपने कॉन्सेप्ट एक एक करके आपने एनसीईआरटी को रीड करा है, आपने मेरी वीडियोस से प्रैक्टिस करा है, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है पर ध्यान से सुना है, तो आप इस पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आउट ऑफ 80 60 सब ला सकते हैं, एंड जिन्होंने बहुत जी जान से करी है मेहनत, तो 70 तो कहीं नहीं गए। आई ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी डूएबल। अच्छा पेपर था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे टेक्निकल, बट एज आई सेड, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो अच्छा पेपर ही गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, आई नो आप ये वीडियो देखने आए हो रेफरेंस के लिए, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो आपको पता चला होगा ज्यादातर लॉन्ग आंसर्स में आपको या तो डेफिनेशन की हेडिंग्स भी याद रखनी है, सेकेंडली उसका मतलब क्या होता है, एंड देन व्हाट इज द कंसेप्चुअल पार्ट, क्योंकि केस स्टडी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है। ओके गाइस, so I hope I was able to help you review the 2025 paper of business studies board exam. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, प्लीज राइट इन द कमेंट्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइस, बिकॉज आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट, आपको हेल्प मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। सो गाइस, दिस वाज इट अबाउट द 2025 बोर्ड पेपर एनालिसिस ऑफ बिजनेस स्टडीज एग्जाम। So you guys keep on studying like this, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। आई एम राहुल गुजराल, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।